प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। कक्षा षष्ठी विषय विज्ञान अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक। जैसा कि आप सब ने वीडियो देखा होगा, पहले भाग में हमने पढ़ा था तंतु के प्रकार और तंतु के बारे में सामान्य जानकारी अपने प्राप्त की थी। कपड़ों की विविधता क्या है, तंतु किस प्रकार है, तंतु से धागा किस प्रकार तैयार होता है, इसके बारे में हमने सामान्य पढ़ा था। और तंतुओं के मुख्य प्रकार, तो जैसे हमने पढ़ा था तंतु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम तंतु और संश्लेषित तंतु। कृत्रिम तंतु मुख्य रूप से हैं नायलॉन, रेयॉन और पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, तथा प्राकृतिक तंतु में जांतव तंतु और पादप तंतु पढ़ा था। जांतव तंतु में जंतुओं से प्राप्त होते हैं और पादप तंतु में पादपों से प्राप्त होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख पादप तंतु, उनके बारे में और यह तंतु में कहाँ से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पादप तंतुओं में सबसे अधिक प्रचलित हैं रुई। रुई हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने घर में जो रजाई, बत्तियाँ यानी भगवान की पूजा घर में जो दीविट बनाते हैं, वाट वह तकिया कवर आदि सब रुई से बने हुए होते हैं, रुई का उपयोग करते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि यह तंतु कैसे होते हैं। तो जब अपन किसी रुई को थोड़ा सा लेते हैं, उसको धीरे धीरे ऐसे खींचते हैं तो देखते हैं कि रुई धीरे एकदम बारीक पतली पतली हो जाती है और पतले पतले में तंतु दिखाई देते हैं। यह तंतु कहाँ से आते हैं, रुई कैसे आप जानते हैं कि रुई एक पादप तंतु है। रुई की फसल पैदावार की जाती है। रुई की फसल पैदावार के लिए खेतों में जब कपास के बीज बोए जाते हैं, कपास के बीज बोए जाते हैं तो बड़े होने लगते हैं, तो वह लगभग 1 मीटर से लेकर के 2-2.5 मीटर के आसपास तक उनकी हाइट होती है। जब वे बड़े होने लगते हैं तो इनके ऊपर सफ़ेद या हल्के पीले जैसे पुष्प आने लगते हैं। जब हल्के पीले पुष्प आते हैं, वह पुष्प जब बीज में परिवर्तित होते हैं फल में, तो उनको फिर फल आता है, नींबू के आकार का होता है। आगे से थोड़ा नुकीला पग होता है, तीखा तीखा नींबू के जैसा होता है, उसको गोलक कहा जाता है, कपास के गोलक। जब वह गोलक पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं, तब वह खुलने लगते हैं, अर्थात फटते हैं। खुलते हैं तो उसकी पंखुड़ियाँ, जिस प्रकार एक पुष्प की पंखुड़ियाँ खुलती है, ऐसे उस गोलक के पुष्प खिल जाते हैं, तो उसके अंदर कपास आता है। फिर उस कपास को सामान्यतः बालों से, उस काठी, जिसको अपने यहाँ काठी कहते हैं, बालों से कपास को अलग किया जाता है। इसको अलग करने के लिए सामान्य हस्तचयन विधि यानी हाथों के द्वारा उसको अलग करते हैं श्रमिक वर्ग। अलग करने के पश्चात उसमें से जब कपास अलग लेते हैं तो उसमें से बीज निकाल दिया जाता है। बीज को अलग करने के पश्चात, बीजों को अलग करने की प्रक्रिया होती है, उसको कंक कर्तन कहा जाता है। कंक कर्तन या कर्तनक से अलग करते हैं। उसको अलग करने के पश्चात उसको खुला खुला करते हैं कपास को, उसको ओटना कहा जाता है। कपास को ओटना, कर्तनक क्रिया है, उसको ओटना कहता है। परंपरागत तरीके से ओटना सामान्यतः हाथों के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसको मशीनों से भी किया जाता है। उसके बाद उसके धागे बनाए जाते हैं और कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। दूसरा पादप तंतु मुख्य रूप से आता है जूट या पटसन। जूट या पटसन भारत में मुख्य रूप से अपना जो आज का बांग्लादेश है, ढाका, पश्चिम बंगाल, इधर पर्याप्त मात्रा में पैदावार होती है। अपना जो बंगाल क्षेत्र था भारत का, वर्तमान पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, जिसको बांग्लादेश है, उधर पर्याप्त मात्रा में पैदावार की जाती थी।
भारत में पटसन को वर्षा ऋतु में पैदावार की जाती है। सामान्यतः पटसन का पुष्पन अवस्था में काटते हैं। यह पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में पैदावार की जाती है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक पानी में डुबो करके रखते हैं और इसके ऊपर जो पतली, अपने भाषा में इसको छाल कहते हैं पादप की, वह खोल होती है। उसको जब उसको पानी में 5-7 दिन तक भिगो के रखते हैं तो वह मुलायम हो जाती है और इसको अलग करते हैं। इसे पटसन कहता है। पटसन से वस्त्र बनाने से पहले पटसन के तंतुओं को अलग कहते हैं। पटसन से सामान्यतः आप जानते हैं बोरे और रस्सियाँ, जो गेहूँ डालने की अपने बोरियाँ आती है, ये रस्सियाँ, सूतली आदि सामान बनाया है। पायदान ये बनाए जाते हैं। बड़े पैमाने पर धागों की कताई कर इसके बाद आता है सूती वस्त्र की कताई करना। सूती वस्त्र की कताई परंपरागत अपने जो सरखा होता है, गांधी जी का आपने नाम सुना, उसके माध्यम से कताई करते हैं। रेशों से धागा बनाने की क्रिया को कताई कहा जाता है। इस प्रक्रिया में रुई एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इसके लिए कताई के लिए सरल युक्ति होती है तकली या हस्त तकुआ जिसको कहते हैं। आपने कई बार अपने आसपास जो सामान्यतः जो भेड़ बकरियाँ चराने वाले होते हैं, एक इस प्रकार की प्लस की 2 डंडियाँ लेते हैं, उसके अंदर एक लोहे का खिला डाल के ऐसे ऐंठते ही रहते हैं। अपन ने कई गाँवों में ऐसा देखा होगा। फिर महात्मा गांधी ने एक अभियान चलाया था, सरखा स्वदेशी आंदोलन। सरखे की सहायता से भी कहते हैं, जिसमें वस्त्रों की बुनाई की जाती थी। 1956 में भारत सरकार द्वारा इसको अधिक लागू किया गया था ग्रामोद्योग के माध्यम से, ताकि खादी पहनावा अपने देश के कपड़ों का अधिक उपयोग हो। फिर धागों से वस्त्र कैसे बनाना। धागों से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इसमें से प्रमुख विधि है बुनाई करना। हाथों के माध्यम से अपने आप परंपरागत बुनकर जाति के जो बंधु थे वे इस प्रकार का काम करते थे। वस्त्रों से धागे के 2 सेट को एक व्यवस्थित तरीके से जमा दिया जाता है और मिलाते हैं। ऐसे धागों को 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। जैसा कि एक क्रियाकलाप है, आप 2 अलग अलग प्रकार के कागज़ की शीट ले, उनको एक दूसरे से व्यवस्थित 30 सेंटीमीटर लंबी 30 ले वर्गाकार काट कर इनको एक दूसरे के पास में जमा करके देख सकते हैं। जैसा कि आकृति 3.12 में दिया हुआ है। आप कई बार एक खेल खेलते हैं चेस, उसमें इस प्रकार का अलग अलग कागजों का कर सकते हैं। चित्र 3.12 में इस प्रकार का वर्णित है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से धागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। धागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं, जिसके कारण वस्त्रों की बुनाई करघों की सहायता से की जाती है या
हस्त प्रचलित विधि है, आजकल वर्तमान में विद्युत मशीनीकरण के माध्यम से भी की जाती है। विशेष प्रकार की बुनाई, कई बार आपने स्वेटर देखे होंगे, इनकी बुनाई में को नीटिंग कहा जाता है। किसी एक धागे का उपयोग करते हुए एक टुकड़े को बनाने में ले जाता है। कभी कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर ऐसा देखते हैं कि एक ही धागे से पूरा मोजा बना, एक खींचते ही वह पूरा उठने लगता है, बाहर आने लगता है। ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं नीटिंग क्रिया के माध्यम से। इस प्रकार की बुनाई हाथों से या मशीनों से भी की जाती हैं। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के साधनों के निर्माण में किया जाता है। वस्त्रों के निर्माण में इन वस्त्रों का उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं बनाने में होता है। वस्त्र सामग्री का इतिहास, आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल में लोग किस प्रकार वस्त्रों का उपयोग करने लगे। सर्वप्रथम देखते हैं, जिस प्रकार जानवर घूमते हैं वैसे ही कभी आज से लगभग 5-10 हज़ार वर्ष पहले जाए, जिस वनवासी बंधु हुआ था उस समय की स्थिति में जाए तो शायद लोग वस्त्र नहीं पहनते थे। फिर मनुष्य ने प्राकृतिक संरक्षण के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पेड़ों के पत्तों का उपयोग किया होगा। प्रारंभ में वृक्षों की साल या बड़ी बड़ी पत्तियों का उपयोग किया, फिर जंतुओं के चमड़े और समूर से अपने शरीर को ढकने लगे। फिर जब लोगों ने खेती करना सीखा तो आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बूंद करके छटाई और डलिया बनाना सीखा, टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देखकर लंबी लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बूंद करके वस्त्र तैयार किए गए। पूर्व में भारतवासी रुई से वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक प्रकार का पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। वस्त्रों में को बनाने के लिए फ्लैक्स की कृषि नील नदी, जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, उस नील नदी के किनारे की जाती थी। उन दिनों ने लोगों में सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्र से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्र की करके पहनना तैयार किया। इस प्रकार के पश्चात सिले हुए कपड़ों में बहुत सारी भिन्नता आने लगी। परंतु अब यह क्या आश्चर्यजनक बात नहीं है कि साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़िया के बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखते हैं, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों में भी वर्तमान में बहुत विविधता देखते हैं। धन्यवाद। आज का अपना जो गृह कार्य है उसमें आप प्रश्न बोल रहा हूँ, लिख सकते हैं, पे कर देंगे। देखिए, पहला प्रश्न है नीटिंग किसे कहते हैं। दूसरा है बुनाई या वीविंग किसे कहते हैं। तीसरा, कताई किसे कहते हैं। चौथा है रुई के पादप से रुई किस प्रकार प्राप्त की जाती है, वर्णन कीजिए। धन्यवाद। ये प्रश्न अपने को अपनी कॉपी में करने हैं। 4 प्रश्न एक बार पुनः बोलता हूँ। नीटिंग किसे कहते हैं, बुनाई किसे कहते हैं, फिर आता है कताई करना किसे कहते हैं, और अंतिम चौथा प्रश्न है रुई के पादप से रुई किस प्रकार प्राप्त की जाती है, वर्णन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।